हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, बताना क्या हुआ था? अनुप्रयोग हो गया था। कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं जो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़े थे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 9, उसका पार्ट फर्स्ट खत्म कर लो। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम लोगों ने क्या लिखा था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये दोनों खत्म हो गया था। अब हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। आप लोग ऐसे बनाते चलो ताकि टेस्ट भी आप लोग ऐसे दो आसानी से। पार्ट सेकंड, हाँ, पार्ट सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? तो आप लिखना रिफ्रैक्शन बाय spherical surface and lenses। ये पार्ट सेकंड में हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा। इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए। स्फेरिकल सरफेसेस का मतलब गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। ये आप पढ़ेंगे बेटा। ये आपका पार्ट सेकंड, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेस। ठीक है, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। क्लियर है? अच्छा, लेंस को तो मैं आगे डिफाइन करूंगा, पहले आपको बता दूं गोलीय पृष्ठ क्या होंगे और उस पर अपवर्तन कैसा होगा। जाहिर सी बात है वो क्या होगा? पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तभी तो अपवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। गोलीय पृष्ठ बेटा आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ, है ना। तो यहां पर आप ऐसे ही समझ लो, ये जो गोलीय पृष्ठ है बेटा ये आपका टू टाइप से होगा। पहला आप बताएंगे गोलीय अवतल पृष्ठ, और दूसरा बेटा गोलीय उत्तल पृष्ठ। कहने का मतलब ये है, अवतल का मतलब समझ में आ रहा है, कॉनकेव, दबा हुआ, तो दबा हुआ क्या? अपवर्तक पृष्ठ। याद रखना जिस पृष्ठ पर अपवर्तन होगा वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? दबा हुआ, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। यहीं पर समझ भी लो ऐसे, ये आपसे पूछता नहीं प्रश्न लिखी, बताओ बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये पृष्ठ है, ये सपोज करना क्या है बेटा? कोई कांच है पारदर्शी, ठीक है ना, ये ऐसे, और इसका जो पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से काटा गया, अवतलाकार, दबा हुआ है। क्लियर? तो यही तो अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश की किरण आप बाईं ओर से डालोगे, इसी पृष्ठ पर तो अपवर्तन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस एस डैश। क्या बोलते हैं बेटा? एस एस डैश। यही इसका क्या है? पृष्ठ है। अच्छा, एस एस डैश जो है आपको दिख रहा है, अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, दबा हुआ है तो गोलीय तो है, गोलीय तो है लेकिन अवतल पृष्ठ। क्लियर? और यहां पर कैसे हो सकता है? ऐसे उभरा हुआ होगा। अपवर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरा हुआ होगा, ऐसे बना देना। ये भी गोलीय पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ क्या है? गोलीय है। प्रकाश की किरण इधर से आएगी और इस पृष्ठ पर क्या होगी? अपवर्तित होगी। लेकिन ये कैसा है? उभरा हुआ है। उभरा हुआ है तो उत्तल।
ठीक है, कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, हाँ इसके पृष्ठ को ऐसे लिखेंगे एस एस डैश, ये अपवर्तक पृष्ठ का व्यास होगा। क्या होगा बेटा? अपवर्तक पृष्ठ का व्यास। अब सारे परिभाषा उसी की तरह होंगे जैसे दर्पण की तरह था, मिलते जुलते। वहां पर आप क्या बोलते थे? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को इस गोलीय पृष्ठ का क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। यानी यहाँ कहीं, ये देखो ऐसे ही तो होगा ये, ठीक है ना, अवतलाकार कटा हुआ होगा, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे? ध्रुव। ये पी होगा बेटा। ऐसे यहाँ पर भी मध्य बिंदु ये क्या होगा? कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, जिस गोले का ये कटा हुआ भाग लग रहा है, आप ये गोले का कटा हुआ भाग ही है, ठीक है। ये देखो ऐसे, इसको आगे हम लोग बढ़ा के ऐसे गोला बना सकते हैं। क्लियर? तो ये जिस गोले का भाग है बेटा, उस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। सेम परिभाषा जैसे वहां पर पढ़ते, तो सी होगा। क्लियर? ऐसे यहाँ पर भी जिस गोले का ये भाग है, तो आप देखोगे इसका गोला इधर बनेगा, ठीक है ना, और उसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, सी यानी केंद्र बिंदु। क्लियर है? तो सी और पी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी बेटा, ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ नहीं समझ में आएगा बताना, ये सब आप पढ़ चुके हो इसलिए ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बस केवल आपको जानना है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा यही तो होगी, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट नहीं है ना? बस इतना ही पढ़ना है आपको, बाकी जैसा होगा आगे बताते चलेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था बेटा गोलीय पृष्ठों के बारे में। क्लियर है? ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। यहां से आप बढ़िया से समझना, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना? अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, और उसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोग करेंगे इस पार्ट में, लिखेंगे फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। एट स्फेरिकल सरफेस। ये आप हेडिंग बनाओ बेटा इसको। हाँ, ये वाला अगर दिक्कत दे रहा हो तो इतना छोड़ देना थोड़ा सा, है ना, और उसके बाद यहाँ से हेडिंग बनाओ, उसको अभी लिख लेना, तो क्यों समझना था आपको। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लो। क्या लिखेंगे? तो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, ये आपको पढ़ना है। अब एक चीज और, आपके पास गोलीय पृष्ठ कितने हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के, गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ, दोनों हो सकते हैं। तो एग्जाम में वैसे ज्यादातर तो ऐसे ही पूछता है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र बताइए। कई बार आपसे पूछता है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, या फिर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोनों का तो सेम आता है, व्यंजक दोनों का सेम आता है, थोड़ा वो फिगर में डिफरेंस है, तो इसलिए मैं आपको दोनों समझाऊंगा। क्लियर है? बाकी सेम प्रक्रिया होगी भाई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत। तो इसमें आप फर्स्ट ऐसे डाल लेना कि इसमें पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लिख लेंगे फॉर स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए
आप फार्मूला पहले क्या प्राप्त करेंगे बेटा, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, फिर उत्तर वाला भी बता देंगे। चलो हेडिंग बना लिए, ओके। हाँ बेटा ध्यान से समझना, आप जो भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगी आप तुरंत पूछोगे उसी टाइम, ये नहीं कि बाद में पूछ लेंगे, बाद में थोड़ा कम समझ में आता है। तो अभी कौन सा पृष्ठ आपने लिया, अवतल। अवतल का मतलब क्या होगा बेटा, दबा हुआ। क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ होगा। फिगर समझना, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये कुछ इस तरीके से है बेटा, ये ऐसे, ये आपका क्या हुआ, गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया, पारदर्शी है। इसके पृष्ठ को नाम भी दे दो बेटा, इसको बोल देना एस, और ये सरफेस हो गया, और अपवर्तक पृष्ठ है। और इसके मध्य बिंदु को यहाँ कहीं होगा, यही कहीं तो होगा, ये इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अच्छा ये जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इसका गोला कुछ ऐसे बनेगा, बड़ा सा ऐसे ही तो बनेगा। आप लोगों के पास प्रकार होगा, बना लोगे आराम से, केंद्र पता चल जाएगा। मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा और इसका केंद्र कहीं यहाँ कहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये सी, ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या होगी बेटा, आप बताएंगे मुख्य अक्ष। फिगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, जरूरी भी है। अभी आप देखना इसके कोण वगैरह, इतना बड़ा बनाऊंगा तो ही समझ में आएगा। ये सी था बेटा और ये, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई डाउट, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट ले ले बेटा, ओ, क्या ले लिए, यहाँ से दो प्रकाश की किरण चले और अपवर्तित होने के पश्चात जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप एक प्रकाश की किरण को तो ऐसे अभिलंबोत लेते जाइए, यहाँ से ऐसे क्या करिए, अभिलंबोत ऐसे। अच्छा अब इस बिंदु पर देखो, अभिलंबोत आपतित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सी क्या है, केंद्र, और पी कहाँ है, गोलीय पृष्ठ पर स्थित है। केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर लंब होती है ना। तो जब 90 डिग्री पर आपतित होगी बेटा पृष्ठ पर, तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, 0। आई 0 होगा तो स्नेल के नियम से आर भी, यानी बिना विचलित हुए सीधे ऐसे निकल जाएगा। यही तो आपको पढ़ाया गया है, बोलो कुछ, यस सर। ये बेटा आप बता देना, ये प्रकाश की किरण है जो यहाँ से ऐसे चली है और यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ और बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल। एक प्रकाश की किरण ये हो गई। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण और ले चलो, तिर्यक ले चलो, तिरछा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं, जितनी चीज़ें बताया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है ना। बस जहाँ पे डाउट होगा पूछना। यहाँ से एक प्रकाश की किरण और ले चलिए और तिरछा ले चलिए, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर आप आपतित करा दिए, इस बिंदु पर क्या किया आप आपतित करा दिए, इस बिंदु का नाम लिख देना बेटा ए। क्या है ए, आपतित कराया। अब आप सभी जानते हो बेटा यहाँ पर वायु है, फर्स्ट मीडियम है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, मान लो कि ये मीडियम फर्स्ट है। ठीक है, और कैसा मीडियम है तो आप बता देना रेरल, विरल माध्यम है उसकी तुलना में। अच्छा, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी मान लो इसी समय, मान लो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है N1, कितना है बेटा, और इस माध्यम को आप बोल देना डेंसर। ये मीडियम डेंसर। अच्छा, ऐसे पहले लिख लो मीडियम 2, मीडियम सेकंड हो गया बेटा। और ये है क्या, हाँ यम अगर रुक जाए तो बता दो, आप बताएंगे कि ये डेंसर है बेटा। डेंसर का मतलब सघन और रेयर का मतलब विरल। इसका अपवर्तनांक भी बता दो, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब वायु के सापेक्ष या फिर निर्वात के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ के चलना। अब आप सब जानते हो बेटा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सही है, ठीक है। अभिलंब कहाँ है, यहाँ पे बिंदु ए पर आपको अभिलंब खींचना है। बिंदु ए पर अभिलंब खींचने का मतलब बिंदु ए पर सरफेस पर लंब डालो। कैसे खींचेंगे बोलो, उससे क्या बेटा बताओ, हाँ कैसे जान पाएंगे लंब है, नाम मैं बता रहा हूँ, त्रिज्या के अनुदिश। त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर लंब होती है ना, तो केंद्र क्या है बेटा सी, और पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर लंब होती है। तो आप एक काम करोगे, सी से बिंदु ए को मिला दोगे तो क्या होगा, अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि इस बिंदु पर क्या होगा, लंब होगा। इतनी बात तो पता है, ओके। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक लाइन यहाँ से सी से क्या करेंगे, ओ को मिला देंगे ऐसे, ये सी ए, और इसको बता देना है क्या, यन। क्या है बेटा, ये क्या था सी, ये ए और ये, तो सी ए क्या है, त्रिज्या है बेटा। और आप हमेशा जानते हो चाहे वृत्त हो चाहे गोला हो, केंद्र से परिधि को या पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर क्या होती है बेटा, लंब 90 डिग्री। तो अभिलंब आप किसे बोलते हो, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, पृष्ठ के सापेक्ष हम लोग देखते हैं 90 डिग्री बने, तो आपतन बिंदु यही तो है। आपतन बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही हो, गिर रही हो, तो इसी बिंदु पर तो आपतित हो रही है, तो इस पर आप लंब डाल दिए तो यही अभिलंब हो गया। तो सी ए एन क्या है बेटा, अभिलंब। ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आप थोड़ा हाईलाइट होगा, सी ए एन क्या हुआ, अभिलंब। कोई डाउट, अब जो प्रकाश की किरण होगी बेटा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, सीधे उस पार नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इधर की ओर थोड़ा ऐसे, इसी में ऐसे बना देंगे। हाँ जी, नहीं आएगा बाबू, 10th में आप लोग पढ़े होंगे वृत्त, वृत्त में एक प्रमेय रहता था, पता नहीं है भाई कि नहीं है। तो वृत्त में आप पढ़े होंगे कि केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को आप त्रिज्या बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, और त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर हमेशा, परिधि पर का मतलब परिधि पर एक स्पर्शी खींचो, या फिर आप इसको खूब जूम करो तो ये समतल हो जाएगा समतल ना। तो आप देखोगे कि जो त्रिज्या है बेटा वो परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ आ गई।
ऐसे ही गोले में होता है, अगर गोला है तो केंद्र से पृष्ठ को मिलाओगे रेखा तो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर क्या होती है, लंब होती है। बात समझ में आ रही है? तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से खींचते हो ना फिर, तो ये सी क्या है, इस गोले का केंद्र ही तो होगा, तो केंद्र हो गया। और ये बिंदु ए कहाँ पर है, पृष्ठ पर है कि नहीं है, तो केंद्र से पृष्ठ पर जब मिलाओगे रेखा ये, तो ये रेखा क्या होगी, पृष्ठ पर लंब होगी, होगी कि नहीं होगी, लंब होगी। तो सी ए जो है लंब है बिंदु ए पर, तो बिंदु ए है क्या, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो आप लंब डालते हो वही तो अभिलंब होता है। अब आया समझ में? बस ठीक है, ठीक है। अब अभिलंब की ओर क्या होगी बेटा, थोड़ा सा ये झुक जाएगी, लग रहा है कि झुका हुआ है कि नहीं, ये अब बताना, ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे झुक गया, और झुकाएंगे दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा नहीं कर सकते भाई, एकदम झुक। अभी कोण कैसे बनाओगे, चलो कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा, ये बाहर थोड़े जा रही है। चलो ये बात बताओ, समझ में आई? तो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे चली है, और ये इधर की ओर ऐसे अभिलंब की ओर क्या हुई है, झुक गई है। अपवर्तन होने के पश्चात ये अभिलंब था, इसकी ओर ऐसे झुक गई। अब बताना बेटा, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गई है, ये दिख रहा है, ये बिना विचलित हुए निकल गई इस बार, तो ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी, और ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी, आगे कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका मतलब है पीछे बढ़ाओ, इनको क्या करो, पीछे बढ़ाओ, तो इस अपवर्तित प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाओगे तो इसी पर वापस आ जाएगी, और इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ा के देख लेते हैं। ये समझना ध्यान से, इसी पर होना चाहिए, ये थोड़ा सा अब सही है। इसी के अनुदिश क्या किया, आप इसको पीछे बढ़ा दिए। अच्छा, पीछे बढ़ा रहे हो तो आप देख पाओगे कि इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा ही तो है। जब इस अपवर्तित किरण को आप पीछे बढ़ाए और इसको भी पीछे बढ़ाए तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं है, वास्तव में तो प्रकाश की किरण इधर चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इस ऑब्जेक्ट का जो बिंदु वस्तु था, बिंदु रूप का वस्तु लेते हैं, उस बिंदु वस्तु का यहाँ पर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब। इतनी बात समझ में है कि नहीं, क्लियर है? अच्छा, अब समझना, ये आपतित प्रकाश की किरण थी, तो आपतित प्रकाश की किरण और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये अभिलंब था, तो आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा बेटा, आपतन कोण आई। तो आप बताओगे ये जो पूरा का पूरा कोण होगा बेटा वो आई के, इतनी सी बात समझ में आई? आना तो चाहिए था, अब अगर कहीं रुक गई तो बताओ। क्लियर है ना बेटा? याद रखना, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाली लाइन और ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं, ठीक है? तो ये आपतन कोण आई हो गया। अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा बेटा, आप बताओ। हाँ हाँ, जा रही मतलब अपवर्तित किरण, हाँ, तो उसको भी नाम दे दे रहे हैं। ये बिंदु ए है और ये बी है, तो ए बी किरण आपको दिख रहा है बेटा, ए बी किरण क्या है, अपवर्तित प्रकाश की किरण, और ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच बनाया गया कोण क्या होगा, हाँ करे आपतन कोण, अपवर्तन कोण। हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बना देंगे अपवर्तन कोण। थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है बेटा, तो इसलिए मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। ये कोण किसके बराबर होगा बेटा, आर। यहाँ तक बात समझ में आई? और अगर ये कोण आर के बराबर होगा तो ये कोण भी आर के बराबर होगा। समझा रहा हूँ कैसे? हाँ कैसे होगा बेटा बताना। हाँ शीर्षा विभव कोण, देखो कैसे, एक डॉटेड लाइन है बेटा, ये यहाँ पे देखना ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या है, ऐसे डॉटेड लाइन है, ये सी है,
ए है और एन है, बात समझ में आ रही। और यहाँ पर अपवर्तित किरण है, कौन, बी, ए बी, यही तो अपवर्तित किरण है। इसको थोड़ा आप पीछे बढ़ाए हो ऐसे डाटेड करके, तो ये कोण कितना है, आर, तो जितना ये कोण है उतना ही तो ये भी होगा। क्रॉस कर रहा है ना एक दूसरे को, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसमें जितना ये कोण होगा उतना ही है। तो यहाँ पर देखना ये आर कोण है, ग्रीन वाली लाइन और ये लाइन, तो ये भी कितना होगा, अरे आई बना दिए हैं, आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, आर। ये भी क्या होगा, यहाँ तक बताओ बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज हम लोग मान लेंगे बेटा, क्या, कि जो ओ ए प्रकाश की किरण है, ओ ए, आई ए और सी ए, ये सब जो है मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण। ये कितना कोण बना रही है, ऐसे मान लो कुछ भी, बीटा कोण। और ये कितना कोण बना रही, मामा कोण, अच्छा गामा कोण, गामा। कोई डाउट नहीं। बिंदु ए से एक काम करो, मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, हाँ, लंब डाल दो, ध्यान देना, कर दिए, बिंदु ए से इस पर एक लंब डाल दिए। घबराओ मत, अभी डेरिवेशन बहुत आसान होने वाला है। अच्छा जान निकाल देगा तब, ऐसा कुछ नहीं है। फिगर देखना, हाँ ये ए है, इसको कुछ नाम दे दो, मान लेना एम, हाँ ए डैश भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब डाले हो ना। यहाँ तक बात पूरी समझ में आई, कोई डाउट। तो एक चीज़ आप पहले से जानते हो बेटा, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा, जानते हो, ध्रुव से लेकर के सी तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। किससे लिखते हो, आर से, तो लिख देंगे कहाँ से बेटा, ध्रुव, पी से लेकर के कहाँ तक, सी तक, ये डिस्टेंस हो गया। और फिर देखना बेटा, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब आई तक की दूरी को बी से, है ना, और ध्रुव से लेकर के ऑब्जेक्ट ओ तक के डिस्टेंस को स्मॉल यू से। तो सारी डिस्टेंस आप बता दो, इसमें तो आप लोग माहिर हो ना। चलो ये कहाँ से बेटा, आई तक, कहाँ से, पी से, और ये पी से कहाँ तक, सी तक, और ये पी से कहाँ तक, ओ तक, ऑब्जेक्ट ओ तक। ये डिस्टेंस किससे लिखोगे, आर से, आर हो जाएगा ये डिस्टेंस बेटा। ये ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी स्मॉल वी, और ध्रुव से ऑब्जेक्ट ओ तक की दूरी स्मॉल वी, ये सब आप पहले से जानते हो, लिख दिए। कोई डाउट नहीं। फिगर आपका कंप्लीट हो गया है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसको छोटा कर दें, समझ में तो आ ही गया होगा। दिख तो रहा है ना बेटा, हाँ दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है। बताएंगे बेटा, जो काम लग रहा है उसको लेकर चलो, ठीक है ना। ध्यान देना, सबसे पहले तो इसमें बेटा आप स्नेल का नियम लगा दो, है ना। तो लिखेंगे स्नेल्स लॉ,
ये पूरे अपवर्तन के कालीन भैया हैं, हर जगह इनका यूज होगा। स्नेल का नियम क्या है बेटा? साइन आपतन कोण बटे साइन बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। लिख दीजिए, लिखेंगे साइन, ऐसे लिख दो 1n साइन आपतन कोण कितना है बेटा i बटे साइन अपवर्तन कोण कितना है बेटा r, दूसरे माध्यम में बन रहा है। तो पहला माध्यम कौन हुआ? ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा क्या? 1n2, यही तो होगा। लिख देंगे बेटा 1n, हाँ लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, हम लिखेंगे इफ यदि एस पी एस रेस इज स्मॉल, छोटा है, जो आपका गोलीय पृष्ठ है बेटा उसका जो अपवर्तक पृष्ठ है एस पी एस एस या फिर जिसको आप व्यास बोलते हो वो क्या है? छोटा है। तो अगर छोटा होगा तो आप ध्यान देना बिंदु ए कहाँ होगा? बिंदु पी के समीप होगा। बिंदु पी के क्या होगा? समीप होगा। ऐसे ही तो होगा। अब देखना ये बिंदु पी है, अब यहीं पर प्रकाश की किरण डालोगे, ए है तो ए और पी क्या होंगे? पास पास होंगे, पास पास होंगे ना। अच्छा, तब ये प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ कहीं ऐसे आपतित होगी, यानी यहाँ से अगर ऐसे आपतित कराओगे ऐसे, मान लो ये क्या है? मुख्य अक्ष, तो यहाँ से ऐसे आपतित कराओगे, यहीं पर क्या होगा बेटा? सी होगा, तो सी से ऐसे अविलंब खींचोगे और मोड़ोगे, तो जो आई और आर होगा, आई और आर कोण, ये दोनों के दोनों बहुत सूक्ष्म कोण होंगे, बहुत ही छोटे कोण, क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? बिंदु ए जब यहाँ आ जाएगा तो प्रकाश किरण यहाँ नहीं रहेगी, ऐसे नीचे की ओर हो जाएगी ना, यानी कि मुख्य अक्ष के समीप से होकर जाएगी, उपाक्षीय किरण। क्लियर? तो आई और आर कोण क्या होगा? बहुत छोटा। और अगर आई आर कोण बहुत छोटा है देन बिल्कुल सही, साइन आई कोण के ही बराबर हो जाएगी, है ना, एंड साइन आर ये भी क्या होगा? लगभग कोण के ही बराबर। ये कई बार प्रूफ करवा चुके हैं, ठीक है। अभी जो नए स्टूडेंट है वो पूछ लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। क्लियर? जैसे क्लास खत्म होगी पूछ लेना आप भी। तो ध्यान देना, जहां पर साइन आई लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? आई लिख दीजिए, और जहां पे साइन आर लिखा है वहां पे बराबर 1n2 को बेटा n2/n1 लिख सकते हो। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़े थे आप? तो आप बताओगे सर कहीं पे लिखा है n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग n21 बराबर n2/n1 इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे मैंने लिख दिया, जहां पे 1n2 लिखा था वहां पे n2/n1। इतनी सी बात केवल बता दूं, क्या है 1n2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? n2/, ये यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, गुणा कराना बेटा, उल्टा तिरछा गुणा। n1 का i में होगा तो n1 इंटू, हाँ i इंटू n1 करो या n1 इंटू i करो, और बराबर r का n2 में कराना, n2 इंटू। यहाँ तक बात समझ में आई? i और r की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। ट्रायंगल में आओ बेटा, डायग्राम में लिखेंगे इन ट्रायंगल जिसमें आई कोण बन रहा हो। तो आई कोण किस त्रिभुज में बन रहा है? ये पूरा का पूरा आई है ना, इसका मतलब OCA, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है बेटा, इसी में कोण आई बन रहा है। ये वाला त्रिभुज ले लो तो आपको आई मिल जाएगा। फिर आर किस में बन रहा है? केवल इसमें, तो ICOA ले लेना। बात समझ में आ रही है? ICA, तो इसमें आपको आर मिल जाएगा। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन ट्रायंगल कौन सा बेटा? OCA, इसमें अब आपको एक प्रमेय बताता हूँ बेटा, आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी ट्रायंगल है तो इधर जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, या फिर बहिष्कोण। ये बात समझ में आ रही है। थीटा क्या है बेटा, बहिष्कोण। और एक प्रमेय होता है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ध्यान से देखना, जो बहिष्कोण होता है बेटा, वो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है अपने से सुदूर, सुदूर का मतलब दूर हो, ये पास वाला कोण नहीं, सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी एक कोण ये और एक कोण ये, यही दोनों तो इससे दूर कोण है। तो अगर ये x है और ये y है, तो ये जो थीटा होगा बेटा x प्लस वाई के बराबर। और नहीं याद आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूँ, ऐसा होता है। देखो कैसे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा। देखो ये, अगर ये कोण बेटा x है और ये कोण क्या है, y है, मैं कह रहा हूँ ये कोण क्या है, थीटा है, तो ये कोण आप बताना कितना होगा, 180 माइनस, क्योंकि पूरा का पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर हम 180 में से इतना घटा देंगे तो इतना हमको मिल जाएगा ना। तो वही चीज़, ये कोण होगा 180 डिग्री माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को जोड़ना, x प्लस वाई प्लस 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, 180। यही तो होगा। अच्छा 100, थीटा क्या है माइनस का, उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 180 को भी उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई बराबर, वहाँ पे पहले से 180 है, ठीक है, और ये प्लस का उधर जाएगा और ये माइनस उधर गया, 180 माइनस 180 प्लस x प्लस वाई बराबर थीटा। तो जो बहिष्कोण था बेटा वो अपने से सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप इसका टेस्ट करता हूँ कि आप जान पाए कि नहीं। थोड़ा समझना, ये कितना है बेटा, जड़ है। और अगर मैं कहूँ ये कोण कितना है, वो थीटा है, ये मान लेना अल्फा है, और ये कोण मैं बता रहा हूँ आपको कितना है बेटा, मान लेना बीटा है। तो आपसे बोल रहा हूँ थीटा कितना होगा, x प्लस इससे दूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर, यही तो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही, इससे दूर स्थित y प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं बीटा बराबर कितना होगा, सब तेज तो हो यार, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, वही चीज वहां करना है। चलो ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कौन सा त्रिभुज ले हो, ओ सी ए, ओ सी और ए, यही तो है, ये त्रिभुज आप ले हो। यहाँ कोण कितना है अल्फा, और यहाँ कोण कितना है आई, और ये बाह्य कोण कितना है गामा। देखो बाह्य कोण कितना है गामा, तो गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई, इसी के बराबर तो होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा, गामा जो होगा वो अल्फा प्लस आई के बराबर, अपने से दूर सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। क्लियर है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आई की, तो इसको आई के लिए सॉल्व कर लेना। लिख लेंगे आई बराबर, हाँ यहाँ क्या है बेटा गामा, गामा, और अल्फा प्लस का उधर जाएगा माइनस। तो जहाँ पे बेटा आई है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। एंड इन ट्रायंगल, दूसरे त्रिभुज में चले जाओ। अब उस ट्रायंगल में जाओ जिसमें आर हो, तो आर आप देख पा रहे हो केवल इतने में ही, ये आई सी ए, यही तो है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल आई, नहीं कैपिटल है ना, आई सी, इस त्रिभुज में आ रहा। यहाँ देखो बेटा, आई ये हुआ, अरे ये, और ये सी है, ये आई है, और ये क्या है बेटा ए है, यही तो। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है आर, और यहाँ पर कितना कोण बन रहा है बीटा, और यहाँ जो बाह्य बहिष्कोण है गामा किसके बराबर होगा, सब आप लोग जानते हो, बीटा प्लस। तो यहाँ पर लिख देंगे गामा बराबर, फिर होगा बीटा और प्लस आर। हमको चाहिए क्या बेटा, तो आर के लिए इसको सॉल्व करेंगे, बीटा प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का, तो वहाँ पहले से गामा था और गामा माइनस क्या हो जाएगा
गामा माइनस वैल्यू पुट कर देना, रखो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। समझ में तो आया है ना? समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो N1 आई की जगह गामा माइनस अल्फा और बराबर N2 आर की जगह पे गामा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो, क्योंकि आप उसको मान लिए थे, पता नहीं उसका मान कितना होगा। एक काम करो, यहीं पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के रोक दो और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना। ठीक, दिख रहा है? लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान में रखना बेटा, चूंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास, गोलीय पृष्ठ का व्यास एस पी एस डैश छोटा है। अभी आपने लिखा है, देखो ऐसा है, बताओ छोटा है। तो अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास ही छोटा है तो अल्फा बीटा गामा कोण भी छोटे हो जाएंगे। केवल आई और आर ही नहीं छोटे होंगे, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ये अभी ऐसे जा रही है। अगर जब ये छोटा होगा एस एस डैश, तो ये कहीं यहाँ होगा और ये कहीं होगा, तो ये जो बिंदु ए है बेटा वो कहीं यहाँ होगा, तो इसलिए इसका जो सिरा है वो ऐसे झुक जाएगा। तो मुख्य अक्ष के साथ ये जो कोण अभी आपको अल्फा इतना बड़ा दिख रहा है वो इतना छोटा हो जाएगा। ऐसे ही बीटा के साथ भी होगा, ऐसे गामा के साथ भी होगा। तो अल्फा बीटा गामा कोण भी क्या होगा, बहुत। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अल्फा बीटा व गामा कोण भी छोटा होगा। ठीक है ना? अल्फा बीटा गामा कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। तब ध्यान देना बेटा, त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज। 3 त्रिभुज पे ध्यान देना आप लोग, कौन कौन से? पहला OMA, इसमें चले आओ, ट्रायंगल OMA कामा करके, IMA ट्रायंगल IMA तथा CMA, क्योंकि इसी में तो देख रहे हो अल्फा बीटा गामा है, तो एक एक त्रिभुज को ले लेंगे और सबसे निकालेंगे। तो पहले से OMA से हम लोग किसका मान निकालेंगे, अल्फा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा अल्फा, अल्फा बराबर, तो आप कह सकते हो अल्फा जो होगा अप्रॉक्सीमेट tan अल्फा के बराबर होगा। चलो जो बच्चे नहीं उनके लिए बता दो बेटा, आप हमेशा याद रखना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, क्या हो गया, अगर थीटा बहुत छोटा कोण है तो आप याद रखना साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा भी क्या होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर, और cos थीटा। इतना चीज आप याद रखना बेटा, ये बार बार लगेगा। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं आता वो अभी पूछ लेगा, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जान नहीं पाओगे, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना चाहिए था। क्लियर है? तो वहां पर जो tan अल्फा है अल्फा के बराबर हो जाएगा, tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा। और हम tan क्यों लिए भैया, कोण के बराबर तो साइन भी है,
ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन फिर कण आपको बताना होगा, कण हमको वहाँ पर पता नहीं है। वहाँ पर आप देखो आधार पता है आपको, ये लंब है ना, न्यून कोण अल्फा के सामने की भुजा लंब, न्यून कोण बीटा के सामने की भुजा लंब, न्यून कोण गामा के सामने की भुजा लंब। इसको आप कुछ मान लो इसकी वैल्यू कितना है बेटा, x कितना है, ये ए एम क्या है x, तो आपको लंब पता चल गया। अब ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। और आधार देखो ये यू वी आर, क्लियर है ना। आप कहोगे कैसे, ये तो पी तक का है और यम तक ही आप ले हो त्रिभुज में, कोई बात नहीं। जब ये क्या नाम है, जो गोलीय पृष्ठ है इसका व्यास बहुत छोटा होगा, तो बिंदु ए कहीं पी के समीप होगा, ए से आप लंब डालोगे एम तो कहीं पी के समीप होगा यम भी, ठीक है। तो बिंदु एम को आप पी बोल सकते हो वहाँ पर, ऐसा। तो हमको लंब और आधार पता था इसलिए टैन लगाए। तो अल्फा बराबर टैन अल्फा आप लिख सकते हो बेटा, और बीटा बराबर अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा टैन बीटा के, और गामा लगभग टैन गामा के, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समकोण त्रिभुज में जानते हो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कौन से त्रिभुज में, ओ एम ए में आओ, ओ एम ए में न्यून कोण अल्फा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण से हमको मतलब नहीं, जो बच गया वो आधार। तो ए एम बटे ओ एम, बात समझ में आ रही है, ए एम लंब हो गया और ओ एम आधार हो गया, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम बटे ओ एम, ऐसे बेटा। इसमें आ जाओ आई एम ए में, तो आई ये है, यम ये है और ये है, तो न्यून कोण बीटा के सामने की भुजा लंब और बटे आधार आई एम, समझ में आया गया हो ना, ए एम बटे आई एम। अब आप लोग ढूंढ के रखो तीसरा, ए एम बटे आई एम, और यहाँ पर ए एम बटे, समझ में आ गया, सी। इसी को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा ए एम बटे, जो ओ एम है वो ओ पी के बराबर होगा, जो बेटा ओ एम है वो लगभग ओ पी के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि इसका व्यास क्या है, बहुत छोटा है, तो बिंदु ए होगा क्या, यहीं पर कहीं, ये पी है तो यहीं पर ए भी होगा, और यहाँ से आप जब लंब डालोगे बेटा तो यहीं पर यम भी आएगा, यानी यम और पी के बीच की दूरी ना के बराबर होगी। इसलिए आप चाहे ओ एम बोलो चाहे ओ पी बोलो, बड़ा करके आपको दिखाया गया है ताकि आपको सारे कोण वगैरह सब कुछ समझ में आए, क्लियर है ना। हाँ, तो ओ पी के बराबर हो गया। ऐसे यहाँ पर भी बेटा ए एम बटे, अच्छा ए एम की जगह तो हम लोग यक्स लिख सकते हैं, चलो अगली बार अभी लिख देंगे ए एम बटे आई एम की जगह, हाँ आई एम बोलो चाहे आई पी बोलो, लगभग किसके बराबर होगा, आई पी। ऐसे ही यहाँ पर बेटा ए एम बटे सी एम की जगह पर सी पी। अब आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, हाँ ये किसके बराबर होगा, ए एम की जगह पर एक्स, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख दें, हाँ बेटा ध्यान देना, ए एम की जगह पर x और बटे ओ पी की वैल्यू बेटा ध्यान देना, o और p कितना होगा u, और चिन्ह परिपाटी भी लगाओ, माइनस यू, बाईं ओर और नीचे माइनस, दाईं ओर और ऊपर प्लस। तो देखो प्रत्येक दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से, p से, तो p से इधर की ओर आ रहे हो, बाएं हाथ की ओर आ रहे हो ना, तो इसलिए माइनस यू होगा, क्या होगा बेटा, माइनस। ऐसे यहाँ पर आओ, ए एम तो x होगा, अच्छा ये प्लस क्यों है x, यक्स प्लस कैसे हुआ, माइनस क्यों नहीं लिखे, अरे इस साइड है ऊपर की ओर, हाँ हाँ चलो बेटा ध्यान देना, तो ए एम की जगह एक्स, आई पी की जगह पर, हाँ ध्यान देना एक्स देखो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है तो इसलिए प्लस है, ठीक है ना, ऊपर की ओर और दाईं ओर प्लस रहेगा, नीचे और बाईं ओर वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का साइन है, ठीक है। तो क्या बचा बेटा आई पी, आई और पी देखना, पी से बाईं ओर आ रहे हो तो माइनस बी। ऐसे यहाँ पर बेटा ए एम की जगह पर एक्स और सी पी की जगह पर माइनस। सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है। अब यही वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट। चलो रखते हैं, ध्यान से रखना, इसको हटा दे रहा हूँ, अच्छा उधर कर दूँ, अभी काम लेगा उसको लिख लेगा।
हाँ लैंग्वेज लिखना बेटा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था बेटा, n1 इंटू गामा माइनस अल्फा, यही तो था। देखो गामा माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स बाई आर, वही चाहे नीचे माइनस लिखो चाहे ऊपर माइनस एक्स बाई आर, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा माइनस एक्स बाई आर, और माइनस बेटा अल्फा है, अल्फा की जगह माइनस एक्स बाई यू, माइनस तो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई यू, ये हो गया बराबर n2 इंटू गामा माइनस बीटा। देखो यही तो है गामा माइनस बीटा, तो गामा की वैल्यू यही माइनस एक्स बाई आर, और माइनस करेंगे और उसके बाद बीटा की वैल्यू माइनस एक्स बाई बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं, लिखेंगे गामा की वैल्यू माइनस एक्स बाई आर, माइनस एक्स बाई आर और माइनस, फिर बीटा है बेटा, बीटा की वैल्यू कितना है, ये माइनस एक्स बाई बी, तो माइनस माइनस और एक्स बाई, इसी को सॉल्व करो बेटा। ध्यान देना, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, माइनस एक्स कॉमन कर लें कि केवल एक्स कॉमन कर लें, बात एक ही है, माइनस एक्स कॉमन करो तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो, तो n1 तो लिखा ही था, माइनस एक्स कॉमन किए इंटू n1, माइनस कॉमन किए तो प्लस हो जाएगा, और x कॉमन किए तो अंश में 1 बचेगा, 1 बाई आर, और यहाँ माइनस कॉमन किए तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और x कॉमन हो गया 1 बाई यू, आप माइनस एक्स का गुणा कराओगे फिर वही मिलेगा बेटा, ठीक है। और बराबर यहाँ भी माइनस एक्स कॉमन कर लो और इंटू n2, तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई आर, और जो प्लस का है वो 1 बाई, तो माइनस से माइनस कटेगा और एक्स से एक्स, देखो एक्स हम लोग जबरदस्ती माने थे कट गए, ठीक है। अब ये सब दूरी हमको पता है, ये सब रखेंगे, n1 का क्या करो अंदर गुणा करा दो, तो n1 का मतलब n1 बटे 1, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा, तो ध्यान देना n1 का 1 में करोगे n1 बटे आर माइनस n1 बटे यू बराबर n2 का अंदर गुणा कराना, तो n2 बटे आर माइनस n2 बटे आर, आर को एक तरफ कर दो, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना अगला स्टेप, यहाँ पे माइनस n2 बटे बी है, इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा n2 बटे बी, और यहाँ क्या है माइनस n1 बटे यू, आर वाले को तो उधर भेजना है ना। अच्छा यहाँ पहले से क्या बचा है बेटा, n2 बटे आर, और ये प्लस का उधर जाएगा n1 बटे, हर तो बराबर है भाई, ठीक से लिख लेंगे, तो इसलिए आपको फार्मूला मिल गया बेटा, n2 बटे बी माइनस n1 बटे यू बराबर, हर बराबर है तो ऊपर घट जाएगा n2 माइनस n1, ऐसे, ये बेटा आपका फार्मूला है। अच्छा ये जो फार्मूला है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्म में लिखा है, n1 और n2, यानी n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n2 दूसरे माध्यम। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे कहता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा, तब आप क्या लिखोगे, तो बहुत आसान है, यहाँ पे देखना बेटा, कंडीशन दे देंगे इफ़ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n, मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n, देन तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को कैसे लिखते हो, n2 बाई, यही तो लिखते हो, और ये बराबर किसके होगा n, क्लियर है। एक काम करो बेटा, n1 हर में चाहिए ना, n1 से क्या करो, अंश को भाग कर दो, कर सकते हो, कह सकते हो कि हम क्या करेंगे, अंश में 1/n1 से गुणा करा दें, यही चीज़, तो n1 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, तो देखना आपको क्या मिलेगा ना, n2 बटे n1, यही तो, और होल डिवाइडेड बाई b, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर माइनस n1 बटे n1 करोगे 1 बचेगा, कि लिख दें एक बार n1 बटे n1 बटे यू, ऐसे इसमें भी, तो n2 बटे n1 माइनस n1 बटे और बटे r, अब जहाँ पर n2 बटे n1 लिखा है वहाँ n लिखो, और n1 बटे n1 तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, इसलिए
n2/n1 का मतलब n/v माइनस ये तो 1 हो जाएगा 1/u बराबर n2/n1 का मतलब बेटा n माइनस 1/r। ये इस पूरे डेरिवेशन में बताओ बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी स्टेप में? यहाँ तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी मैंने उतना आसान करके आपको बताया ही है कि आप आसानी से समझ जाओ। और अगर मान लो आज कहीं दिक्कत होती है कुछ घर पे जाते हो तो कल फिर इसी का करवाएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, है ना? वो आपको मैं समझाऊंगा, आप घर से करोगे, फिगर वगैरह समझाऊंगा, यही प्रोसेस होगा, करोगे तो समझ में आया रहेगा तो कर पाओगे।